वक्त मैं तेहरान के बहुत ज़बरदस्त एक ब्रिज पर मौजूद हूँ जिसको पुल तबीयत कहा जाता है या फिर नेचर्स ब्रिज ये माना जा रहा है। और आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ईरान के इन्हीं पुलों इन्हीं ब्रिजों से दुश्मनी है डोनाल्ड ट्रंप को, दुश्मनी है अमेरिका को। और आपको याद होगा कि इतना बड़ा एक ब्रिज जिसके ऊपर बमबारी की गई थी शुरुआत में ही जंग के, जिसको माना गया था कि वो कैलिफोर्निया का जो गोल्डन गेट ब्रिज है उसके जैसा ब्रिज है, जिसको तोड़ दिया गया था। पूरे वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता रहा है। क्यों दुश्मनी है इस तरह से ईरान की तरक्की से, ईरान की जो इंजीनियरिंग मार्वल है उससे, जो इनके अकम्पलिशमेंट्स हैं उनसे। हमारे साथ हसन साहब मौजूद है। हसन साहब, ये क्या ख़ास बात है इस ब्रिज की, और ट्रंप साहब को क्यों इतनी समस्या है इस बात से? देखिए, ट्रम्प साहब को या ट्रम्प से पहले जितने आए हैं उनको असल मसला इसका ये नहीं है कि ईरान में फ्रीडम है या नहीं है, या इस तरह से और भी चीज़ें जो ये लोग कहते हैं कि भाई उनको बहुत ह्यूमन राइट्स का बड़ा ख्याल है। ये सब इनको असल मसला है कि एक बकौल उन लोगों के थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों तरक्की कर रहा है। इन लोगों का असल मसला ये है कि ये इस लेवल पे क्यों पहुंच रहे हैं, और ईरान जो है एक दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। तो इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। अभी यही है ब्रिज जिस पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं, 3 मंजिला एक ब्रिज है और इसके ऊपर हर पेडेस्ट्रियन पूरा ब्रिज है। एक लड़की ने डिज़ाइन किया ऐसे, यानी जब ये पुल बना है वो लड़की शी वॉज अराउंड 28 ईयर्स ओल्ड, और लैला इराक़ी उनका नाम है। और वो जो है वो बहुत ही यानी प्रोमिनेंट यहाँ के आर्किटेक्ट्स में से हैं। और उनका ये इतना बड़ा कारनामा, और ये ख़ुद कंपनी जिसने ये इसको इम्प्लीमेंट किया है इस पूरे प्रोजेक्ट को, वो ख़ुद जो है वो एक ईरानी कंपनी है, और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो ईरान का है। तो नाउ देयर अ रोल मॉडल फॉर एवरी अदर कंट्री, और ये दिखा सकते हैं कि भाई कमज़ोर होने से कुछ नहीं होता है। आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं अगर आपने उसके साइंस, उसका इल्म हासिल तो कर लिया। इसकी पॉलिटिक्स ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने ईरान को पूरी दुनिया से काट दिया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए 50 साल, उसको तेल बेचने नहीं दिया, उसको कारोबार करने नहीं दिया, उसको एक कुएं में तब्दील कर दिया, उसको कोई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नहीं लेने दी। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ काम नहीं कर सकती हैं क्योंकि कुछ तो सैंक्शंस उन्होंने लगाए, कुछ ईरान ने रेजिस्ट करते हुए पाबंदियाँ लगा दी उन वेस्टर्न कंपनियों पे। तो ये मुल्क तो कुएं में तब्दील हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो इतने इतने शानदार ये ब्रिजेस बन रहे हैं। आप यही देखिए कि एक तो ख़ुद ईरानियों का जो जहन है, और इनकलाब के बाद इसको और प्रमोट किया गया कि भाई अभी यहाँ पे चाहे इमाम खुमैनी थे, फिर शहीद रहबर थे, ये कहते थे आप मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखें। ये जो अभी इस वक्त रहबर हैं सैयद मुश्तबा ख़ामेनेई साहब, ये जो है इन्होंने जब इनकी अपनी सास ने इनको बताया है कि ये जब आए थे तो इन्होंने टॉफल अपना ले लिया था। यानी ये इस हद तक तालीम याफ्ता हैं। ये अब हर चीज़ है यहाँ पे, सारे लोगों में यही चीज़ पाई जाती है, और दे आर इंटरेस्टेड इन गेनिंग साइंस, इन गेनिंग नॉलेज। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? मुल्क तरक्की कर रहा है। सैंक्शंस हैं, लेकिन हम लोगों का अपना ऊबर और ये सब सिस्टम है जो आप लोगों का ओला है, ये सब है। अभी यहाँ पे मिसाल स्नैप है, स्नैप नाम की एक कंपनी है, टैप्सी नाम की कंपनी है जो एग्जैक्टली वही सारी सर्विसेज दे रही है। यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स हैं जो आप घर बैठे छुट्टी के दिनों में 24 घंटे वही काम कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स हैं, और आपके जो है सारे जो मुख्तलिफ जो ऐप्स आपके हैं, जैसे गूगल मैप टाइप के अपना बनाए हैं। ईरान का अपना गूगल है, ईरान का अपना यूट्यूब है, ईरान का अपना इंस्टाग्राम भी है क्या? बिल्कुल, अपना इंस्टाग्राम भी है। क्या कहलाता है वो? और रूबिका रूबिका नाम उसका कहलाता है। वो अच्छा। एग्जैक्टली वही सिस्टम है पूरा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके, जो जैसे व्हाट्सएप या मतलब दूसरे जो इस टाइप के अपना उनका पूरा है। कि नहीं, यहाँ पे जब जंग हो रही थी तो इनको कोई मसला ही नहीं हुआ, आपस में हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बल्कि जो बाहर भी थे उनसे भी हम लोग कर रहे थे जिन लोगों ने वो लगाए हुए थे। तो ये पूरा एक नेटवर्क इन्होंने बना दिया है जो कह सकते हैं कि पूरे तौर से अंदर खुद मुल्क के अंदर सेल्फ सफिशेंसी हर लेवल पर है। यानी यहाँ पे एक जो रोड्स यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पे अफसोस के साथ ही सारे जितने अरब ममालिक हैं इन लोगों का अपना कुछ नहीं, पैसा है, तेल का पैसा जा रहा है, लेकिन वो फिर उन्हीं लोगों से चीज़ें खरीदी जा रही हैं और उनको उसकी नॉलेज नहीं दी जा रही है, बस उनके लिए बना दिया जा रहा है। कल अगर कोई खराबी होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसे कहते हैं वो नहीं हो रहा है। यानी आपको बम बारूद भी मिल सकता है और आपको पुल वगैरह भी मिल सकते हैं, आपको कंपनी भी सेटअप, लेकिन सब कुछ अमेरिकन कंपनियां करेंगी। बिल्कुल, वो सब अपना करेंगे और आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं देंगी, कुछ नहीं देते। तो ये बताइए कि ये जो ब्रिज है नेचर्स ब्रिज, जिसकी इतनी शोहरत सुन के हम यहाँ आए हैं,
क्या खास बात है इसकी? इसमें एक तो ये सिटी सेंटर में है, अच्छा। दो यहाँ के बहुत बड़े बहुत ही खूबसूरत तेहरान के पार्क्स हैं जो ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक साइड पे वेस्टर्न साइड पे ईस्टर्न साइड पे दोनों साइड पे ये हैं यहाँ पे दो बहुत खूबसूरत पार्क्स, इन दोनों को जोड़ देता है। और उसके ऊपर आप आएंगे पूरे तेहरान का व्यू आपको दिखेगा, और ऐसा खूबसूरत हसीन व्यू, लश ग्रीन जो ये एरिया है, अब्बासाबाद हिल्स कहलाते हैं ये। और ये जो है यहाँ पे वो आप पूरा मंजर देख सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं, खुद यहाँ पे देख रहे हैं कितनी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। यानी इट्स एन आउटिंग पॉइंट जहाँ पे लोग यानी बहुत अच्छी तरह से मतलब वो कर सकते हैं, वक्त गुजार सकते हैं। रेस्टोरेंट बहुत अच्छे, बहुत मुनासिब कीमत के साथ भी है, हाई फाई रेस्टोरेंट भी हैं, और यानी हर तबका जो है ना, यानी ये नहीं है कि भाई वे हो गए क्या कहते हैं वहाँ लिमिट आपके लिए बना दी गई है, गरीब नहीं आ सकता, नहीं, हर एक आ सकता है। और मैं ये दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस ब्रिज के बारे में हमने बाकायदा खबरें की, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई, हेडलाइंस में शामिल रहा कि देखिए ईरान बर्बाद हो गया, इस ब्रिज को तबाह कर दिया, और ये तो गोल्डन गेट ब्रिज जैसा था। 3 दिन के अंदर ईरान ने उस ब्रिज को वापस बना दिया। 3 दिन तो नहीं थे, लेकिन 6 बन दिन, रहा है 7 दिन? काफ़ी, यानी वो अब बन रहा है तकरीबन। देखिए नहीं, हाँ, 2-3 थे, हाँ। 2-3 पे इन लोगों ने बमबारी अच्छा। की थी। जो एक रेलवे का वो हाँ, पूरा ब्रिज था, रेलवे दोबारा उसको बना दिया 3 था, दिन के अंदर बना बना दिया। हाँ। वो वाला ब्रिज जो है वो तकरीबन कह सकते हैं 40% काम, वो जो अच्छा। B1 जो ब्रिज था, जिसे यानी बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम था, उसको काफ़ी हद तक फिर से बहाल कर दिया है। उसके और बारे में वो क्या खास बात है, उस ब्रिज के बारे में बताइए। एक तो इट्स द हाईएस्ट ब्रिज इन द वेस्टर्न एशिया, और 100% ईरानियों ने डिज़ाइन किया है और उसको बनाया है। और ये जैसे अंदर वो होता है ना, आदमी जब खोखला होता है ना तो दूसरे को जाके मारने की कोशिश करता है, तो ट्रम्प साहब का भी यही है। अंदर से खुद वो खोखले हैं, वो हर चीज़ को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, देख तो पा रहे। अमेरिका की तो खास बात है, पूरी दुनिया में जाके कारोबार कर रहे हैं वो, पूरी दुनिया में ब्रिज बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, कंपनियां सेटअप करते हैं, और अगर जंग लड़नी हो तो जाके वो अपने मिलिट्री बेस भी सेटअप कर देते हैं। आप कह रहे हैं वो कुछ बनाते नहीं हैं? बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? अपने मफादात के लिए, या जो उनसे बनाते खुद उनसे बने रहते हैं लोग, उनके लिए वो अब मुझे करते ये हैं। बताइए कि हमारे जो बहुत सारे भारतीय दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एआई, इस सब के जो फील्ड है उसमें कितना तरक्की की है ईरान ने, और इसको कितना वक्त लगा है। हम तो सोच रहे थे कि ईरान, हमें बताया जा रहा था कि देखिए 40 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा था ईरान, तो इधर ईरान मिसाइल बना रहा था और उधर ईरान पुल भी बना रहा था। कैसे हो रहा था ये सब कुछ? देखिए, एक चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उसमें हमेशा सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ वही होती हैं। उसमें साथ में जो चीज़ें यानी उनके साइड बिजनेसेस, या कह सकते हैं साइड साइंसेस जो होती हैं, वो बायस बनती हैं दूसरे शोबे भी तरक्की करें। ईरान में भी यही हुआ, अमेरिका में भी यही हुआ है। वहाँ पे सबसे बड़ी इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, खुद अमेरिकन मिलिट्री की है, जो दुनिया भर में बना रही है। उसका एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट मैं वो करना चाहूँगा कि वो लोग यानी दूसरों के फ़ायदे के लिए नहीं बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं वो लोग, अपने फ़ायदे के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग मसला ईरान में उसके नतीजे में बहुत तरक्की हुई है। इसके अलावा जो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो साइंस थी, उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। रुकावट है, ठीक है, हाँ रुकावट है। अब इस रुकावट में हम क्या कर सकते हैं? एक बिजनेसमैन जो होता है हमेशा वो ये सोचता है कि यार बंद हो गए सारे रास्ते। अब मैं बिजनेसमैन कभी खाली नहीं बैठता, वो बैठता ही देखता है कि अब कौन कौन से रास्ते हैं, लूप होल्स कौन से हैं, रास्ते कौन से हैं, वो किया जा सकता है। नहीं कर, बाहर से नहीं ला सकते, अंदर ही हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आप हर चीज़ जब यहाँ पे मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म के धात यहाँ पर हैं, अलॉयज़ हैं, ये सब हैं, तो आप हर चीज़ फिर बना रहे हैं। अभी ईरान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ यानी नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बन गया है। अच्छा। चाइना, हत्ता कि यूरोप, जर्मनी को, ये मुझे खुद मालूम है क्योंकि मैं उस कंपनी में गया था, मैंने देखा था कि यूरोप को नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटेड मशीनरीज़ ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। या यहाँ पे अब स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद इंडिया, पूरे एशिया, हत्ता कि ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप से भी आ रहे हैं, जो यानी ये नहीं कि सिर्फ फ़ारसी सीखने, ये सब नहीं, मेडिकल साइंस लेने के लिए। ये आपको जान के शायद ताज्जुब हो कि यहाँ पे तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के जो बच्चे पढ़ के इंडिया गए हैं, उन्होंने एक बार में नीट क्लियर किया है। अच्छा। एक बार में। अच्छा। ये रिकॉर्ड है। हिंदुस्तानी बच्चे हिंदुस्तानी बच्चे जो हैं, ओह। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव क्लियर्ड नीट एग्जाम
इन जस्ट वन लेकिन कहा तो ये जाता है कि भाई ईरानियों को तो कुछ नहीं आता, फ़ारसी में ही सिर्फ कुछ लिखते रहते हैं, उनको शायरी आती है, थोड़ी फ़िलासफ़ी आती है, उन्हें क्या पता साइंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो ये तो आपके सामने अंग्रेज़ी नहीं जानते। देखिए यहाँ पे ये जो पूरा व्यू आपको दिख रहा है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ एक बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है जो ईरानियों ने नहीं बनाई। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप देखिए कि इस वक्त हमारे सामने सूरज जो है वो नीचे जा रहा है, सूर्यास्त हो रहा है और उसी वक्त ये लाल बत्तियां जल रही हैं। तो अब क्या ये लाल बत्तियां और ज़्यादा जल के ये पूरा पुल जगमगा जाएगा, कैसे बिल्कुल होगा? ऐसे ही, और खुसूसन दूर से अगर मंज़र दिखाई देगा तो बहुत ही खूबसूरत हसीन मंज़र होता है। और ये है कि जैसे कोई ईद होती है या कुछ उस टाइप का कोई फेस्टिवल होता है तो इसमें मेरा कलर LED लाइट्स हैं, उससे तो कोई भी और खेल आप मैं खेल लें। डोनाल्ड ट्रंप जी को यह दावत देना चाहती हूँ, उनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आइए इस ब्रिज पर थोड़ा टहल के देखिए, हो सकता है ईरान से उनकी नफरत कुछ कम हो जाए। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिंदा बच के जाएं। बात इसकी है क्योंकि आपने देख लिया मुझे कि लगता है ईरानियों में मुझे किस लगता है हद ये तक वक्त अमन का और दोस्ती का होना चाहिए। अब जंग खत्म हो गई है, मैं पता हमेशा हिंसा के खिलाफ रहती हूँ, बदले के भी खिलाफ हूँ। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें खुद अक्ल आ गई है कि भाई इनके साथ जो है वो अमन करना ज़्यादा अच्छा है, ईरान के साथ जंग अच्छी बात नहीं है। देखिए, खुद जो हेनरी किसिंजर ने 1970s में कहा था कि अमेरिका के साथ दुश्मनी बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन दोस्ती जो है उससे वो भी ज़्यादा मौत का बायस बनती है। हाँ, ये मैं सबको यही नसीहत करता हूँ एज अ पर्सन हु हैज़ बीन इन मीडिया फॉर 16 ईयर्स। और इससे ईरान से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता, कोई बेहतर क्योंकि नहीं ईरानी ये भी कहते हैं कि हमें जंग से इतना नुकसान नहीं होता जितना हमें पीस से नुकसान होता है, जितना हमें जब डायलॉग करते हैं उससे अमेरिकन्स के साथ अमेरिकन्स के साथ वो कहते हैं अमेरिकन्स के साथ हम जंग They're तो not सह लेते honest. हैं, हाँ जंग तो सह लेते हैं, लेकिन जब पीस की बात होती है तो हमेशा हमारे कमर में खंजर घोंपा जाता है। यकीनन हर दफ़ा 2-3 दफ़ा हम लोग आजमा चुके हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा आजमा लिया है। लेकिन मैंने कई बार ये भी क्या महसूस किया इस दौरान कि इंटरनेट की बड़ी यहाँ किल्लत है। आपने यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, लेकिन एक मुल्क कैसे काम करता है जिसमें ढंग से इंटरनेट नहीं है? और आप जब ग्लोबलाइज जो पूरा वर्ल्ड है, यानी बाकी की जो दुनिया है, अगर उससे कटे रहते हैं तो कैसे काम करते हैं? देखिए, अगर सिर्फ इसकी बात की जाए कि भाई कटे रहने से वो हो जाता है, तो चाइना भी, उसके यहाँ बहुत सेंसरशिप, बहुत हैवी सेंसरशिप है। लेकिन कहाँ है चाइना इस वक्त? जो लोग गए हैं, मैं नहीं गया हूँ, जो लोग गए हैं वो बता रहे हैं कि यानी वो अलग ही लेवल पे है एडवांसमेंट के। तो ये चीज़ दिखाती है कि इंटरनेट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर साइंटिफिक कनेक्शंस तो तब तो जाके ठीक है, अच्छा है। वरना उसमें जो है वो जो कॉन्सेप्ट वो लोग वो करते हैं, अभी ईरान के बारे में हमेशा एक मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ, देखा है मैंने। और बाहर जब जाते हैं तो कॉन्सेप्ट ये पेश किया जाता है कि वो पता नहीं कौन सा ऊँटों से इधर उधर जा रहे होंगे और ये सब होता है। तो ये वही इंटरनेट है, दूसरों की दस्तरसी है। लेकिन ये चीज़ देखी जा रही है कि ईरान के बारे में उसी इंटरनेट ने गलत फहमियाँ फैलाई हैं। हाँ, अगर यहाँ पे साइंटिफिक सेंटर्स जो हैं, साइंस पार्क्स जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो कनेक्शंस रखे हुए हैं दूसरे जो कह सकते हैं नॉलेज का सेंटर्स हैं दुनिया में, उनके साथ हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप 100% वो है, तो हर मुल्क के, जैसे कहा जाता है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, रोकते हैं। हर मुल्क में अपनी सेंसरशिप होती है। वो कहते हैं भाई हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है और हमारे बच्चों के जो जहन हैं वो दूसरों के कह सकते हैं कि दौड़ के घोड़ों के दौड़ के मैदान नहीं हो सकते। क्या अगर उसको कुचल के चला जाए, वो जो वहाँ पे हरियाली है उसको कुचल दिया जाए, वो हम नहीं होने देंगे। कोई भी मुल्क एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी ईरानी वेबसाइट्स को, जो हत्ता साइंटिफिक वेबसाइट्स हैं, बाहर जो है सेंसरशिप है। जब मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ईरान को एक कुएं के तौर पे तब्दील किया जा रहा है, तो उसमें दो तरफा बात है कि एक तरफ जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का भी एक सिनिसिज्म है कि हम भी बात नहीं करेंगे, अब यूरोप से भी नहीं बात करेंगे, अमेरिका से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। ये भी ईरान के एक राष्ट्रवाद या उनकी एक जो घरेलू राजनीति है उसका एक हिस्सा नहीं है? नहीं, ईरान ने ऐसी कोई कभी बात नहीं कही है, बल्कि ये हुआ है कि हमेशा वेस्टर्न साइड से एक गलत कॉन्सेप्ट ईरान के बारे में ये फैलाने की मीडिया के ज़रिए, देखिए आप भी मीडिया के आदमी, मैं भी रह चुका हूँ, इसमें थोड़ा बहुत तजुर्बा है, आप यकीनन आप जितना और दूसरों जितना नहीं है, लेकिन मीडिया के ज़रिए बहुत कुछ को सही को गलत और गलत को सही दिखाया जा सकता है। ईरान के साथ भी यही हुआ है, इसलिए कि हम
जो उनका जो कह सकते हैं उनके थिंक टैंक्स ने जो फैसला किया हुआ है, ईरान उसके मुताबिक नहीं चल रहा है, नहीं चलना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है इसका फ़ायदा नहीं है। आपने बात की कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में तरक्की करवाई, भाई यही चीज़ क्या कही जा सकती है कि इंडिया में अंग्रेज़ आए थे, बड़ी तरक्की करवाई, बहुत सारे रेलवेज़ बनाए तो हैं, लेकिन क्या सिस्टम किया है, फिर उसके रेलवेज बाद है, हाँ। जहाँ पे 24% दुनिया की जीडीपी इंडिया की होती थी अंग्रेज़ों से पहले, वो पहुँच गई 4% पर। तो इसका मतलब है बहुत लूटा है। कैलकाटा को तबाह करके लंदन को आबाद किया गया है और बाकी हिंदुस्तान से लूट के ये लोग ले गए और अपने शहरों को इन लोगों ने आबाद किया है। तो ये लोग बनाते हैं लेकिन अपने लॉजिस्टिक्स के लिए, और ये कि मतलब वो जो है भाई हमारा काम आसान हो जाए। हिंदुस्तान जो एक ज़माने में रेशम का मरकज़ था, क्या मैरीटाइम का एक पूरा सेंटर था जहाँ पे जहाज़ बनते थे बेहतरीन। वैसे मैं कई हिंदुस्तानी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं मैं उनकी बातें दोहरा रहा हूँ, उन वो किया था, लेकिन बाद में जब गए तो तबाह करके गए, हर चीज़ अपने हाथ में ले ली। अंग्रेज़ भी यही करते हैं और आज भी वही करना चाहते हैं। इन लोगों के वो चेंज नहीं हुआ ईमानदारी है, नहीं है, ईमानदारी चेंज नहीं हुआ। एक मैं हिंदुस्तानी कॉमेडियन बहुत ही अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि भाई पहले जो है वो आके यहाँ आके लूटते थे, अब वर्क फ्रॉम होम कर लिया है उन्होंने, रिमोटली कर रहे हैं। रिमोटली कर रहे हैं, बैठे हुए अपने घर से वो लूट रहे हैं। अब ये आखिरी बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनको किस तरह से एलिमिनेट किया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया, यहाँ जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तेहरान यूनिवर्सिटी तक पे अटैक किया गया, उस सब से कितना नुकसान हुआ। और मुझे ये भी बताइए कि इस दौरान ये भी बातें सामने आई कि दुनिया में शायद बड़ी तादाद ईरानियों की है जो PhD होल्डर्स हैं, यहाँ औरतें भी रहती पूरे हिजाब में हैं लेकिन वो साइंटिस्ट हैं और बड़े बड़े ओहदों पर हैं। देखिए यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है इंकलाब से पहले यानी 1979 से तक ख़वातीन में अराउंड 30% थी और मर्दों में जस्ट अराउंड 57-58%। अब जो है ये आज की बात नहीं है, मैं तकरीबन 10 साल पहले के स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ। लिटरेसी रेट अमॉन्ग वीमेन इज़ मोर देन 98% इन ईरान और मर्दों में अराउंड 95%, 96% है। एक ज़माना था, मेरा बचपन था, उसमें मैं जाते थे तो ऐसे लोग होते थे जो मिसाल के तौर पर दिखाई देता था कि मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरे बचपन में फॉर्म्स भरवाए जाते थे, उसमें होता था कि आपके वालिदैन कितने पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो स्पेशल इवनिंग क्लासेस उनके लिए रखे गए ताकि हर एक पढ़ लिख जाए। फिर यही यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे देहात मिलेंगे जहाँ पे पूरी आबादी जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स है, यानी वहाँ पे ओरिजिनल जो वहाँ की आबादी है। और ये एक दो नहीं है, सैकड़ों हैं। इन लोगों ने जो टारगेट किया, देखिए इन लोगों के जहन में ये था वेस्टर्न जो कह सकते हैं कि इन्वेडर्स, देयर इज स्टिल इन्वेडिंग, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ख़त्म कर देंगे यहाँ पे साइंस को। ईरान जो है जैसे ट्रम्प साहब कह चुके हैं ना, हम जो है वो उनको एकदम सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, स्टोन एज में भेज हाँ स्टोन एज में भेज देंगे। मैं सोच रहा था क्या उन्होंने कहा था, तो वो स्टोन एज में भेज देंगे। तो ये स्टोन एज में जाने वाली कौम नहीं है, क्योंकि दे हैव गेन्ड द नॉलेज, दे हैव गेन्ड द साइंस। ये नहीं है कि हम जो है यहाँ पे बस ज़ाहिरी चीज़ें, शानदार गाड़ियों में हम बैठ रहे हैं, नहीं, उस गाड़ी की साइंस हमारे पास है, उस घर की जो बिल्डिंग हमने बनाई है उसके साइंस हमारे पास है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ज़माना होता था तकरीबन 70 साल पहले, एक बहुत खौफनाक ज़लज़ला ईरान में आया था, उसमें 48,000 लोग मरे थे, बहुत पहले की बात है। 48,000 अब 48,000, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे शदीद ज़लज़ले कई आए हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद कहीं घट गई है। ये खुद दिखाता है कि इसका मतलब है आपके आर्किटेक्चर में, साइंस में, इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी कारें वगैरह भी खुद बनाते हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ पे खुद बनती हैं। हाँ ठीक है, यकीनन चाइना से कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल काम है, बड़े बड़ी कंपनियाँ वो नहीं कर पाती हैं, बड़े बड़े मुल्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो खुसूसन अभी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, यानी मुख्तलिफ़ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। तो ये दिखाते हैं दम है इन लोगों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम बातचीत करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आप हिंदुस्तान के फ़ैन ज़्यादा हैं या ईरान के फ़ैन ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों की जिस तरह से आप तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा शीर और शिकर जैसे कहा इसका क्या मतलब होता है? यानी उसमें उर्दू के बारे में, उर्दू ज़बान के बारे में कहा जाता है कि हाँ, शीर जो है वो ईरान का और शकर, मिठास जो है वो हिंदुस्तान की आ गई। तो मैंने कोशिश किया उसको के बारे में इस इंट्रोडक्शन में मुझे कहना चाहिए था कि इनकी पैदाइश यहीं हुई है, उसके बावजूद भी आपका ओरिजिन इंडिया से है, आपके पेरेंट्स इंडिया से हैं और बहुत ही बेहतरीन उर्दू, ऐसी ही फ़ारसी और ऐसी ही अंग्रेज़ी बोलते हैं। और मैं इनसे पूछ रही थी कि जैसे ये ब्रिज बनाया हुआ है, क्या इन्होंने भी कोई ऐसा इंटरनल ब्रिज इन लैंग्वेजेस के बीच में बनाया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।